हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसके चौथे चैप्टर धातुएं, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म और उपयोग के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भू प्रॉपर्टी अर्थात अर्थ क्रस्ट तत्वों का मुख्य उद्गम है। इसमें अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में धातुएं दो रूप में मिलती है, पहला मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में अर्थात सरल पदार्थों अर्थात तत्वों के रूप में, और दूसरा संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिकों के रूप में। प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम सक्रिय होती है जैसे गोल्ड, प्लैटिनम आदि, वे मुक्त अवस्था में मिलती है। अधिकांश धातु सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर और आयरन मुक्त और संयुक्त दोनों रूप में मिलती है। अब आगे है खनिज अर्थात मिनरल्स। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं खनिज कहलाते हैं। अब आगे है नेक्स्ट अयस्क अर्थात ओर्स। उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है अयस्क कहलाता है। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। अब आगे कुछ धातुओं के खनिज एवं अयस्क के नाम दिए गए हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिज या अयस्कों के नाम को हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। जैसे चिली सोरा का सूत्र होता है NaNO3। वहीं आगे है डोलोमाइट का सूत्र MgCO3 CaCO3। वहीं लाइमस्टोन का CaCO3। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर इसे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आगे और भी कुछ अयस्कों के नाम दिए गए हैं। जैसे सिन बार का सूत्र है HgS, पायरोलूसाइड का सूत्र है MnO2, हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3, आयरन पायराइड का सूत्र FeS2। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो इसका उत्तर है ये डी अर्थात जिसके अंत में 1, 2 और 3 वैलेंसी हो उसे धातु कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अंत में 2 है तो यह धातु तत्वों के रूप में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8 नियोन एवं 2,8,8 आर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 2,8,7 क्लोरीन के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8,8 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। अब आगे है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका उत्तर है पोटेशियम। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद आयरन है। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित धातु युग्मों में से
किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। विकल्प में आप देख सकते हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार जो कि AMU में दिया रहता है 6.941 है और इसका घनत्व 0.534 है। वैसे ही पारा, ऑस्मियम और एल्युमिनियम का भी आपको दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, अतः यह सबसे भारी है। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर है हीरा। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? तो इसका उत्तर है प्लेटिनम। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका उत्तर है नाइक्रोम। कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है। यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। अब अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 तथा इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए पढ़ते हैं इसके विस्तार को। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल है, जिसमें धातु, अधातु, अक्रिय गैस, उपधातु आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में कैलिफोर्नियम, जिसकी परमाणु क्रमांक 98, कैलिफोर्नियम 258 कैलिफोर्नियम का समस्थानिक है तथा रोडियम अर्थात जिसकी परमाणु क्रमांक 45 है को धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एंड्रोहेड्रल, फुलरिन तथा ट्रिटियम धातुओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैलिफोर्नियम 252 की खोज वर्ष 1950 में हुई थी तथा इसका मूल्य $27 मिलियन प्रति ग्राम है, जबकि रोडियम की खोज 1803 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मूल्य $58 प्रति ग्राम है। वर्ष 1985 में खोजे गए एंड्रोहेड्रल फुलरिन का मूल्य $167 मिलियन प्रति ग्राम है। स्पष्ट है कि एंड्रोहेड्रल फुलरिन की खोज सबसे बाद में हुई और यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है। हालांकि यह आवर्त सारणी में धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। एंड्रोहेड्रल फुलरिन का एक ऐसा प्रकार भी अस्तित्व में है जिसमें फुलरिन ढांचे के अंतर्गत धातु परमाणु स्थित होता है। आवर्त सारणी का संदर्भ लेने पर उत्तर हेतु सबसे महंगी धातु के रूप में कैलिफोर्नियम 252 का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में हाल ही में खोजी गई धातु के बारे में पूछा गया है और इस दृष्टि से कैलिफोर्नियम 252 प्रश्न के अभिष्ट उत्तर के रूप में उपयुक्त नहीं है। साथ ही एंड्रोहेड्रल फुलरिन की सबसे बाद में खोजे जाने सबसे महंगे पदार्थ होने तथा एंड्रोहेड्रल मेटलो
फुलरीन के अस्तित्व में होने के चलते इसका भी अवशिष्ट उत्तर के रूप में चयन करने का विचार किया जा सकता है। इस प्रश्न को गलत तरह से संरचित करने और इसमें भ्रामक तथ्यों का समावेश होने के चलते इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब अगला प्रश्न है, खनिज अर्थात मिनरल क्या है? तो इसका उत्तर है अकार्बनिक ठोस। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज अर्थात मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अब अगला प्रश्न है, मोती की रासायनिक संरचना है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांची योलिन पाया जाता है। कांची योलिन एक प्रोटीन है। अब अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव हैं? तो इसका उत्तर है एरागोनाइट और कांची योलिन। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। अगला प्रश्न है, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक एवं नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। कारण आर है, धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती है तथा इसको मिट्टी के तेल अर्थात किरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रह जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम में। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है सोडियम का। सामान्यतः 3 तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला सोडियम लैंप, दूसरा मरकरी लैंप और तीसरा प्रदीप्त लैंप। सोडियम लैंप इससे पीले रोशनी निकलती है जबकि मरकरी लैंप से श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है और प्रतिदीप्त लैंप से एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। अब अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो इसका उत्तर, इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो इसका उत्तर है पारा वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। कभी कभी ज़ीनॉन, नियॉन अथवा क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है
सोना। धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई अर्थात ऊपर से नीचे की ओर रासायनिक सक्रियता का क्रम निम्नलिखित है, अर्थात सबसे ऊपर में लिथियम, फिर नीचे जाते जाएगा तो क्रमशः आपको मिलेगा पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। अब अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं है, परंतु अम्लराज जिसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रेट अम्ल का सम्मिश्रण होता है में घुलकर क्लोरोऑरिक अम्ल बनाता है। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका उत्तर है 24 कैरेट का। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूँकि यह बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क अर्थात सोप स्टोन मुख्यतः है? तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क अर्थात सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो इसका उत्तर है जिप्सम में। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 है। अब अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव अंतर मिश्रित रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में से है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र CaSO4 H2O अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है? तो इसका उत्तर है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात जिसका सूत्र CaSO4 H2O है। यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? तो इसका उत्तर है CaSO4 H2O। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है? तो इसका उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो इसका उत्तर है थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम, लैथियम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, माइका है? तो इसका उत्तर है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अभ्रक एक
महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय की भी कम होती है। अभ्रक की प्राद्युतिक शक्ति तथा रासायनिक अस्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधारित्र तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है वैद्युत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका उत्तर है पारा। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती है, परंतु पारा एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव्य अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो इसका उत्तर है पारा। अब अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका उत्तर है पारा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? तो इसका उत्तर है पारा। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो इसका उत्तर है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च अर्थात लगभग 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण निम्न है। पहला कारण है यह अपारदर्शी एवं चमकीला है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। दूसरा, इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। और तीसरा, पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका उत्तर है लेड अर्थात पारा। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से किसके? तो इसका उत्तर है तांबे के। अगला प्रश्न है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है? तो इसका उत्तर है हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडेला में किसका खनन होता है? तो इसका उत्तर हेमेटाइट का। बैलाडेला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। अब अगला प्रश्न है,
जिसमें आपको बतलाया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अर्थात इसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। अब आइए चलते हैं इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था अर्थात शुद्ध में सोना मुलायम, बहुत तन्य तथा आघातवर्ध अर्थात धातु का वह गुण जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है होता है। शीशा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है चांदी की। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है बॉक्साइट का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहाइट एवं डायस्पोक का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेसबॉक्स नामक स्थल पर पाया गया है, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है तो इसका उत्तर है किसका? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से, पिच ब्लेड से यूरेनियम का, ग्रेफाइट से कार्बन का, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का और अर्जेंटाइन से चांदी को प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3NH2O है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्थात कॉपर से सिनेबार नहीं प्राप्त किया जाता। एल्युमिनियम से बॉक्साइट का कॉपर, क्यूप्राइट, पारा सिनेबार से, जिंक कैलामाइन से और आयरन हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव हैं अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आद्रक। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के अविलेखन शामिल होते हैं। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है बी। भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में
खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदला जाता है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको पुनः मिलान करना है, तो आप लोग इसका मिलान कर लीजिए। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है डी। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट से बना होता है। रेत का प्रमुख संघटक सिलिका है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संघटक एल्यूमिना है, साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयरन भी उपस्थित होते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो इसका उत्तर है सोडियम। सोडियम का अपेक्षाकृत घनत्व 0.97 होता है। जल से यह हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। अब अगला प्रश्न है नीचे दिए गए तत्वों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका उत्तर है सबसे अधिक घनत्व सोना का, उसके बाद पारा का और लास्ट में इस्पात का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको तीन पदार्थ अर्थात सोना, पारा और इस्पात का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में दर्शाया गया है, जिसे आप देखकर यह बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का, उसके बाद पारा और लास्ट में इस्पात का है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।